हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंटरनेशनल लॉ के इंट्रोडक्शन को देखा, मीनिंग को देखा, नेचर को देखा और इंटरनेशनल लॉ के बेसिस को डिटेल में कवर किया। इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो सेक्शन है सिलेबस का वो कवर करेंगे, जो कि है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हर चीज का कोई ना कोई सोर्स रहता है, तो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव एग्जाम हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम। क्वेश्चन दोनों में यहाँ से बनते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है? तो इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 38। तो एमसीक्यू एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीधा सीधा ये सवाल पूछा जाएगा। स्टैट्यूट मींस एक लॉ समझ लें आप, या कॉन्स्टिट्यूशन समझ लें, या चार्टर समझ लें। किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है पता होना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन पढ़ा होगा। यूनाइटेड नेशन के 6 आर्गन होते हैं, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन के 5 आर्गन हैं वो तो न्यूयॉर्क में ही है, यूएसए में ही है। यूनाइटेड नेशन का एक आर्गन जो है वो यूएसए में नहीं है। वो कहाँ है? वो है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। हेग हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर आपको पूछा जाए हेडक्वार्टर, तो वो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ? हेग में। ठीक है, एक सवाल तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको इंटरनेशनल, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमें पता है जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा जज जो होता है, सीनियर मोस्ट जज, उसको सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या ऐसा कोई सीजीआई चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको लगेगा होता है, बट एज सच चीफ जस्टिस की पोस्ट वहां नहीं होती। तो क्या होता है? वहां होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज होते हैं, उन ही जज में से जज ही चुनते हैं, एक पर्सन को प्रेसिडेंट तो एक पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से 2 क्वेश्चन और आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट कौन है आज के टाइम में? तो आज के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो आज के टाइम में प्रेसिडेंट है जज। कौन सा जज? जज नवाफ, NAWAF, नवाफ सलाम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नवाफ सलाम ये प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कहाँ के हैं ये हैं लेबनान के। कब बने थे ये? तो ये बने थे 6 फरवरी 2024 को, मींस 1 साल पहले। इसका टेन्यूर कितने साल रहता है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का? तो 3 साल का टेन्यूर रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी एक जज होता है। तो आज के टाइम में कौन है? तो आज के टाइम में है यूजी। ठीक है, कहाँ के हैं यूजी? ये हैं जापान के। तो हम, ये आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है, बट आपके सिलेबस में है, पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ने जा रहे थे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्या है सोर्सेज? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है, उस स्टैट्यूट के अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसमें से एक आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 38। तो आपको पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल है? 38, 37, 36, जो कि सोर्सेज है इंटरनेशनल लॉ का। तो इंटरनेशनल लॉ की बात होती है आर्टिकल 38। किसका? स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कहाँ है? हेग में। हेग में कहाँ? नीदरलैंड में। ये यूएन का एक आर्गन है जो यूएसए में नहीं है, नीदरलैंड में। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कैसे बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। बट आज का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सोर्सेज की बात करता है
ये वाला आर्टिकल, तो ये वाला लीगल डॉक्यूमेंट। कितने सोर्सेज हैं? तो जो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आर्टिकल 38 के अंदर, वो बात करता है 5 सोर्सेज की। 5 प्लस कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। तो कौन कौन से 5 सोर्सेज की बात करता है? नंबर 1 इंटरनेशनल कन्वेंशंस, नंबर 2 इंटरनेशनल कस्टम, 2 नंबर 3 जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलियन स्टेट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलियन स्टेट, नंबर 4 जुडिशियल डिसीजन, नंबर 5 टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट। तो ये 5 सोर्सेज हैं जो आर्टिकल 38 में मेंशन है। इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो हम आगे देखेंगे, जैसे डिसीजन या रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे सॉफ्ट लॉ, ये भी एक सोर्स होता है, और ये जो है ये भी एक सोर्स है। तो टोटल हम कितने सोर्स पढ़ेंगे? टोटल हम पढ़ेंगे 8 सोर्सेस, 5 प्लस 3। 5 की बात जो है वो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 38 करता है। बाकी वाले 3 जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे वो कहाँ से आए, वो क्या है। तो अभी के लिए एमसीक्यूज आपका जो बनता है, एक तो बता दिया मैंने प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वो सारी चीज़ें कहाँ हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा आर्टिकल 38 और स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे जो 5 सोर्सेज की बात करता है। फर्स्ट सोर्स को पढ़ते हैं डिटेल में, क्या है ये? इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटीज। हम ट्रीटीज साइन करते हैं अलग अलग कंट्री के साथ, अलग अलग स्टेट के साथ, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी करते हैं। तो एग्रीमेंट बाइंडिंग बिटवीन स्टेट्स, जो ये एग्रीमेंट हो जाते हैं ये बाइंडिंग है, ये स्टेट को मानने हैं। ये एग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, या तो 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होंगे, या मींस 2 स्टेट्स मतलब 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होंगे। तो अगर 2 स्टेट्स या 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल कन्वेंशन या बाइलेटरल ट्रीटीज। अगर वो 2 से ज्यादा कंट्रीज के साथ होते हैं तो उनको हम बोलेंगे मल्टीलेटरल ट्रीटीज या मल्टीलेटरल कन्वेंशंस। ठीक है, बाइलेटरल कन्वेंशन सबसे पहले देखते हैं। बाइलेटरल कन्वेंशंस मींस 2 कंट्रीज के बीच में। एग्जांपल लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में हमें पता है इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई 1960 में, जहां हमने वेस्टर्न 3 रिवर दिए पाकिस्तान को और ईस्टर्न 3 रिवर इंडिया को। कौन कौन से दिए थे याद करो जरा, CGI से मैंने याद करवाया था। चनाब, झेलम, इंडस पाकिस्तान को दिए और SR भी दिया था हमने इंडिया को। सतलज, रवि, ब्यास, कितना कितना पानी यूज करेंगे, किस किस के बीच में हुए थे, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अयूब खान पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुए थे। वर्ल्ड बैंक इसके बीच में कौन था? ब्रोकर था। ER ब्लैक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, आती हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो बाइलेटरल ट्रीटी की एग्जांपल है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, या ताशकंद एग्रीमेंट 1966 का पढ़ चुके हैं हम। 1965 की जो वार हुई थी उसके बाद ये साइन हुआ था। तब कौन थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के? याद करो जरा, जय जवान जय किसान वाले। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन थे। ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था, आप मुझे बताएंगे। शिमला एग्रीमेंट बाइलेटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान में, 1971 की वार के बाद हुआ था। ठीक है, मल्टीलेटरल कन्वेंशंस मींस जो ज्यादा कंट्रीज के साथ होती हैं, जैसे UN चार्टर है 1945 का, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ये यूनाइटेड नेशन ने साइन किया हुआ है। तो UN के अंडर आज कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं। ठीक है, ऐसे ही जिनेवा कन्वेंशन 1949 का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मल्टीलेटरल कन्वेंशंस की। तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमने देखा, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, बाइलेटरल भी, मल्टीलेटरल भी। बाइलेटरल 2 स्टेट या 2 कंट्रीज के बीच में, मल्टीलेटरल ज्यादा कंट्रीज के बीच में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है वो है इंटरनेशनल कस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से MCQs भी बनते हैं
और सब्जेक्टिव एग्जाम में अलग से भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस करो इंटरनेशनल कस्टम को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंटरनेशनल कस्टम क्या है? कस्टम क्या होता है? कस्टम होता है कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो सदियों से चलती आ रही है। कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई रीति रिवाज, कोई रूल, कोई रेगुलेशन जो सदियों से चलता आ रहा है, वो कस्टम होता है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। इंटरनेशनल कस्टम प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेड एज लॉ, ऐसी प्रैक्टिसेस जो लॉ के तौर पे एक्सेप्ट की जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे जमाने से चलती आ रही है। ड्यू टू कंसिस्टेंटली ये फॉलो की जा रही है, और इसके ऊपर बिलीफ है, ये लीगल ओब्लिगेशन है, हमने माननी है, जमाने से चलती आ रही है। या रूल डेवलप जो होते हैं सेंचुरीज से चलते आ रहे हैं, स्टेट प्रैक्टिस कर रही है और उनको मान लिया है अब एज लॉ। ठीक है, यहाँ ये टर्म जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है, ओपिनियो जूरिस। तो आपको पूछा जाएगा ओपिनियो जूरिस का मीनिंग क्या है, मैच करने के लिए आएगा। तो ओपिनियो जूरिस मीन्स के ऐसी कस्टम्स, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम सदियों से फॉलो कर रहे हैं और उनको अब हम एज लॉ मानते हैं। ये है ओपिनियो जूरिस का मतलब, एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम जमाने से फॉलो करते आ रहे हैं, हम मीन्स स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे यूएसए है, ये जो सारी स्टेट्स हैं, सारी कंट्रीज हैं, इनके लिए ये हो जाएंगे बाइंडिंग। ये साइन किए हों या ना किए हों, एज अ ट्रीटी के तौर पे साइन किए हों या ना किए हों, ये बाइंडिंग है, मानने हैं। बिकॉज क्यों? लंबे समय से ये चलते आ रहे हैं और इसको माना जा रहा है एज लॉ। यही है ओपिनियो जूरिस। ओपिनियो जूरिस का मतलब आपको समझ आ गया, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, मैंने वहां से स्टेटमेंट उठाई है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी प्रूवन बाय कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस। कैसे माने जाएंगे ये? कि कंसिस्टेंटली स्टेट जो है इसका प्रैक्टिस कर रही है और उसको मान रही है एज लॉ, और इसी को कहते हैं ओपिनियो जूरिस। ये स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे लॉ या ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंसिस्टेंटली स्टेट्स जो हैं वो सदियों से मान रही हैं और अब उनको एक्सेप्ट कर लिया है एज लॉ। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओपिनियो जूरिस। या ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी तो सही है। ठीक है, अब कस्टमरी जो ये कस्टम्स हैं, जो इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कस्टम जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन यूनिफॉर्मली अलग अलग कंट्रीज जो है लंबे टाइम से माननी चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम से माननी चाहिए। और कंटिन्यूस, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सदियों से चलता होना चाहिए, और इसका ये रीजनेबल हो, कोई मतलब हो इसका। और एट द सेम टाइम जो पब्लिक पॉलिसी होगी उस कंट्री की, उसके अगेंस्ट ये ना हो। ठीक है, एक केस एग्जाम में पूछा जाता है, वेस्ट रांड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक। और एक कंपनी थी, गोल्ड माइनिंग करती थी, तो उस कंपनी ने केस फाइल किया था साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के खिलाफ। कहा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो जो जजमेंट आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो कहती है कि कस्टमरी लॉ वही होंगे, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ वही होंगे जो लंबे टाइम से माने जा रहे होंगे, जो इस स्टेटमेंट को मानेंगे। कौन सी स्टेटमेंट सारी? ये वाली, कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है? कंसिस्टेंट हूं, लंबे टाइम से माने जाए, यूनिफॉर्म हूं, कंटिन्यूस हूं, रीजनेबल हूं, और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हूं। तो केस मैच करने के लिए आए तो ये केस मैच होगा इंटरनेशनल कस्टम के साथ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है फ्रीडम ऑफ हाई सी। हाई सी क्या होता है? अब आपको ऐसे तो समझ नहीं आएगा हाई सी, ये हम जब हम सी के लॉज पढ़ेंगे तब हम डिटेल में आपको समझाएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे लेट अस सपोज ये एक कंट्री है, इंडिया समझ लो, तो यहाँ से समुंदर स्टार्ट होता है, सी स्टार्ट होता है, तो इसके यहाँ से जो आगे दूरी है समुंदर के बीच में कुछ पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 12 किलोमीटर में, जैसे 12 किलोमीटर नहीं कह सकते हम, 12 NM होता है, नॉटिकल माइल। हम आगे डिटेल में कवर करेंगे ये चीज। 12 नॉटिकल माइल जो होता है वो ऑलमोस्ट
22 किलोमीटर के बराबर होता है। ये चीजें हम बाद में करेंगे, इनको छोड़ो अभी। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट होंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 होंगे, फिर 4 होंगे और फिर एंड पे होगा 5वां पार्ट। जो 5वां होता है ना, ये वाली यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये ऑलमोस्ट होती है 200 नॉटिकल माइल, 200 एनएम। एक नॉटिकल माइल कितने बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के आसपास, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर आप समझ लो, 1.8 किलोमीटर। तो यहां से लेके जो ये 5वां पार्ट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं क्या? हाई सीज। इसको कहते हैं हाई सीज। तो सी में कंट्री अपनी अपनी एक्टिविटीज करती हैं। किसी जगह वो वहां अपनी कश्तियां वगैरह चला रहे हैं, किसी जगह के लिए कानून बना रहे हैं, किसी जगह वो क्या कर रहे हैं कि जैसे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, कहाँ से वो ऑयल निकाल सकते हैं, इनके लिए कानून बने हुए हैं, हम डिटेल में कवर करेंगे। बट बाउंड्री से लेके जो ये वाला पॉइंट है 5वें नंबर वाला हाई सी, यहाँ तक ही वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो इसके पीछे वाला समुद्र है ना, वो सबके लिए खुला है, वो सबके लिए खुला है, वो इस कंट्री का नहीं होगा। ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद आएगा, आपके सिलेबस में है। तो यह हाई सीज जो है 5th वाला पॉइंट है, वो हम डिटेल में करेंगे कवर। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज दैट नो स्टेट कैन क्लेम सोवरन ओवर द हाई सीज। हाई सीज जो वो 5वां पॉइंट है, उसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं बोलेगी कि ये मेरा है। क्यों? क्योंकि वो एरिया बियॉन्ड द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर, उस कंट्री का जो टेरिटोरियल वाटर है उससे दूर है। हमने दे दिए यहाँ ऑलमोस्ट 12 नॉटिकल माइल तक कुछ एक्टिविटीज दे दी, फिर 24 तक कुछ दे दी, करते करते 200 नॉटिकल माइल तक हमने कुछ एक्टिविटीज दे दी। पूछा जाता है इकोनॉमिक जोन कौन सा है, वो चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल तक एरिया में ही एक कंट्री जो है वो क्लेम कर सकती है, अपनी एक्टिविटीज उसको मैनेज कर सकती है अलग अलग चीजों के लिए। वो हम जब हम आगे पढ़ेंगे, जो 1982 में आया था यूएन क्लॉज क्या था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, 1982 डेट भी पूछी जाती है, हम ये पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ इतनी बात आपने करनी है कि फ्रीडम ऑफ हाई सी, ये परंपरा है, चलती आ रही है परंपरा, कस्टमरी लॉ है कि हाई सी से आगे जो एरिया है वो किसी स्टेट का नहीं है, वो कॉमन है। ठीक है, ऑल स्टेट हैज इक्वल राइट, हाई सीज पे हर स्टेट का इक्वल राइट है। वो नेविगेशन करे, वो फिशिंग करे वहां से, या और एक्टिविटीज करे, अपनी केबल्स डाले, रोड बनाए, जो मर्जी करे, वो कॉमन एरिया है सबके लिए। कहाँ? हाई सीज के आगे। हाई सीज 200 नॉटिकल माइल, ये याद रखना है अपने। 200 फिर से पढ़ेंगे हम। 200 नॉटिकल माइल मींस 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, इन शॉर्ट बात करें तो सी बियॉन्ड नेचुरल ज्यूरिस्डिक्शन, एक नेचुरल ज्यूरिस्डिक्शन जो कंट्री की है, जो कि 200 एनएम तक दिया है, वो सबका है। ये क्या है? ये कस्टमरी लॉ है, ये परंपरा है, कस्टमरी लॉ है, चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ। और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने देखा है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे डिप्लोमेट पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के हमारे में थे, रिलेशन खराब हुए, तो क्या पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट इंडिया में थे, हमने उनको मार दिया क्या? नहीं मारा, हमने उनको इज्जत से बॉर्डर से पार कर दिया। जो डिप्लोमेट्स होते हैं ये अरेस्ट नहीं किए जा सकते, इनका प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हम होस्ट कंट्री में, ये एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइज एज कस्टम के तौर पे। बाद में हमने देखा वेना कन्वेंशन बना, इसके लिए कन्वेंशन, एक ट्रीटी साइन हुई कि हमने एक दूसरे की के जो डिप्लोमेट हैं उनको इम्यूनिटी देनी है। बट वेना कन्वेंशन से पहले से सदियों से चलता आ रहा है कि डिप्लोमेट जो हैं वो हमने एज गेस्ट रखने हैं। ठीक है, ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल थी डिप्लोमेट की इम्यूनिटी की। और इम्यूनिटी ऑफ हेड ऑफ स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान जो हैं दुश्मन कंट्रीज हैं, अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ जाए तो हम कोई मार थोड़ी देंगे उसको। क्यों? क्योंकि कस्टमरी मींस ये कस्टमरी लॉ है, चलता आ रहा है सदियों से कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट है, जो सिटिंग हेड ऑफ स्टेट है, उसको हम प्रोटेक्शन देंगे, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी दूसरी कंट्री में या दुश्मन कंट्री में भी वो जाता है तो। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड एंड स्लेवरी। जीनोसाइड होता है जब एक ही रेस की पर्सन का कत्ल किया जाता है, बड़े लेवल पर मारा जाता है उनको। स्लेवरी, किसी को गुलाम बना के रखना। तो ये भी सालों से चलता आ रहा है, कोई ट्रीटी साइन नहीं है कि हम जीनोसाइड नहीं करेंगे। स्लेवरी यूनिवर्सली प्रोहिबिटेड है बाय कस्टमरी लॉ। तो पूछा जाएगा आपको कि जीनोसाइड इज प्रोहिबिटेड अंडर विच लॉ? कस्टमरी लॉ। स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड अंडर विच लॉ? कस्टमरी लॉ। ठीक है, किसी भी हेड ऑफ स्टेट को जो है हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, उसको इम्यूनिटी देनी है,
अंडर विच लॉ, कस्टमरी लॉ। डिप्लोमेट्स को प्रिजर्व करना है, बट डिप्लोमेट्स के लिए कस्टमरी लॉ भी है और वेना कन्वेंशन भी है, याद रखना। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो वेना कन्वेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल, ये क्या है? नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल क्या है? ये रिफ्यूजीज के लिए होता है, मैच करने के लिए आ जाए तो कर सकते हो। जैसे ये कहता है, ये भी कस्टमरी लॉ है, जमाने से चलता आ रहा है कि अगर हमारी कंट्री में कोई रिफ्यूजी आया है बाहर से, दूसरी कंट्री में उनको मार रहे थे, उनका कत्ल कर रहे थे, तो अगर वो जान बचाने के लिए हमारी कंट्री में आया है तो हमने उनको जगह देनी है, हम उनको वापस नहीं भेज सकते। जैसे अगर कोई पाकिस्तान से यहाँ आए तो ऐसा नहीं है हम उनको मार देंगे, या रोहिंग्या रिफ्यूजी यहाँ आए हुए, ठीक है, तो उनको हम वापस नहीं भेज सकते। वेयर दे फेस्ड, वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये कस्टमरी लॉ है। एक और एग्जांपल देते हैं, बैन ऑन टॉर्चर। जैसे अभिनंदन की एग्जांपल लें, पाकिस्तान में चला गया था, तो क्या उसको वहां टॉर्चर किया गया नहीं किया गया, वो बात की बात है, बट उन्होंने मीडिया में कैसे दिखाया कि हमने चाय पिलाई, इज्जत से रखा, ऐसे रखा, तो वो कहाँ लिखा गया है? वो भी एक कस्टमरी लॉ की एग्जांपल है। टॉर्चर जो है प्रोहिबिटेड होता है अंडर कस्टमरी लॉ। जस्ट कोगिन्स नाम, ये किस में आता है? जस्ट कोगिन्स नाम। जस्ट कोगिन्स मीन्स कंपेलिंग लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, जीनोसाइड, टॉर्चर, ये जो भी चीजें ऊपर हमने बोली हैं, इसको एक वर्ड में लिखा जा सकता है, जिसका मतलब क्या है? जस्ट कोगिन नाम। जस्ट कोगिन मीन्स कि लॉ जो है वो कंपेल कर रहा है हमें, लॉ हमें कंपेल कर रहा है कि हमने स्लेवरी को प्रोहिबिट करना है, जेनोसाइड को प्रोहिबिट करना है, टॉर्चर को प्रोहिबिट करना है। तो ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम लास्ट का एक लेक्चर लाएंगे जहां हम सिर्फ टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट कोगिन्स नाम मीन्स, जस्ट कोगिन मीन्स लॉ हमें कंपल कर रहा है कि हम स्लेवरी, जीनोसाइड, टॉर्चर को प्रोहिबिट करें। राइट ऑफ डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ये भी एक कस्टमरी लॉ है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है कि अगर आपके ऊपर कोई कंट्री अटैक करती है तो आपके पास राइट है, आप अपने डिफेंस में आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलियन स्टेट। जनरल प्रिंसिपल मींस जो जनरल प्रिंसिपल है चलते आ रहे हैं, सिविलाइज्ड स्टेट्स जो हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं जनरल प्रिंसिपल। कैसे? थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलियन नेशंस रेफर्स टू, क्या है ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स हैं फाउंड अक्रॉस डाइवर्स नेशनल लीगल सिस्टम सर्विंग एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये अलग अलग नेशन जो है इसको फॉलो करते हैं, एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मानते हैं। व्हेन ट्रीटीज एंड कस्टम्स आर इनसफिशिएंट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, जब कोई ट्रीटी या कोई कस्टम, पहले हम ट्रीटी से सॉल्व करेंगे, कोई भी डिस्प्यूट है उससे नहीं हुआ तो हम कस्टम से सॉल्व करेंगे। अगर ट्रीटीज और कस्टम फेल हो जाएं तो हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को इस्तेमाल करेंगे। क्या है ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ? जैसे गुड फेथ, गुड फेथ, इंडिया पाकिस्तान की वार थी, पाकिस्तान का कोई यहाँ आ गया, सपोज करो यहाँ कोई पायलट हमने कैप्चर कर लिया तो गुड फेथ में हमने वापस भेज दिया। इक्विटी, हमें राइट टू इक्वलिटी दिया है ऊपर वाले ने कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। फिर रेस जुडिकाटा, इस्टोपल, नेमो जुडिक्स इन कोसासो, क्या है ये अभी हम देखेंगे, अभी टफ लग रहे होंगे। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हैं क्या हैज जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लेवल पे, अभी हम इनकी बात करेंगे। अभी आपने इतने में क्या याद रखना है, ये टर्म का टेंशन नहीं लेना, मैं अभी याद करवा दूंगा। जनरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? वो प्रिंसिपल्स जो अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। कब फॉलो करती हैं? जब ट्रीटीज या कस्टम से कोई डिस्प्यूट सॉल्व ना हो तो कैसे करती हैं? गुड फेथ, मतलब हम गुड फेथ फॉलो करते हैं, अलग अलग कंट्रीज गुड फेथ फॉलो करती हैं, सब कंट्रीज गुड फेथ फॉलो करती हैं, इक्विटी को फॉलो करती हैं, रेस जुडिका को फॉलो करती हैं, रेस जुडिकाटा, स्टोपल को करती हैं, ये नेमो जुडेक्स को करती हैं, ठीक है। क्या है ये टर्म देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रेस जुडिकाटा क्या होता है? तो रेस जुडिकाटा जनरल प्रिंसिपल्स में आएगा। जनरल प्रिंसिपल जो फॉलो कर रही हैं अलग अलग कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। कैसे? जैसे गुड फेथ हो गया,
सेकंड, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब आप कोई केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए, कोर्ट ने फैसला दे दिया, ठीक है, अब वो केस जो है वो डिसाइडेड है, अब दोबारा उस केस को नहीं ले जा सकते। वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड, मैच करने के लिए आएगा रेस जुडिकाटा। तो वंस डिसाइडेड ऑलवेज डिसाइडेड, बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन सेम इशू अ मैटर ऑलरेडी जज्ड। मतलब ए और बी की लड़ाई थी, आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए या किसी भी कोर्ट पर में लेकर गए, वो कोर्ट ने वो मैटर सॉल्व कर दिया। अब फिर से आप सेम इशू को सेम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, अलग टाइम में, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगा, बोलेगा ये पहले इस पे बात हो चुकी है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है आपने, रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा। एक बार डिसीजन हो गया वो फाइनल डिसीजन है। सेम इशू को दोबारा आप सेम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, सेम इशू को सेम पार्टीज जो हैं वो सेम कोर्ट में नहीं ले जा सकती, ठीक है, रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा, ठीक है। दूसरा है स्टोपल, स्टोपल ये भी जनरल प्रिंसिपल्स में आता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। क्या है स्टोपल, रेस जुडिकाटा आ गया समझ। स्टोपल, स्टोपल मींस कोई इंडिविजुअल या कोई स्टेट can't deny or go back on the same thing they have already said or represented if another person relied upon। सेम टर्म ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती है, मैच करने के लिए आएगा, स्टोपल करना है, बट आपको समझ नहीं आई कैसे। मतलब एक सिंपल एग्जांपल से पहले इसको हम बात करते हैं। आपने अपने घर का एक रूम रेंट पे दिया हुआ है और आपने उस पर्सन को बोला कि हर महीने की 15 तारीख को आप मुझे रेंट दे देंगे, ठीक है। 2-2.5 साल से आप 15 तारीख को वो रेंट दे रहा है, वो डिपेंड हो गया है आपके ऊपर कि इस डेट को ही देना है, उसको पैसा ही, उसको पता है 15 तारीख को मुझे पैसा देना है। एक दिन अचानक से आप बोलते हैं नेक्स्ट मंथ आपने 1 को रेंट देना है, अगर नहीं दे सकते तो रूम खाली कर लेना। तो ये क्या है, ये स्टोपल है, ये क्या है स्टोपल। अब फिर से पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। कोई इंडिविजुअल या स्टेट कांट डिने और गो बैक, वो डिनाई नहीं कर सकती, वो वापस नहीं जा सकती जो बात उसने बोली है, ठीक है। क्यों, एक दूसरा पर्सन उसके ऊपर रिलाय है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे देख लेते हैं, यूएसए ने हम बोला कि जनाब मैं क्या करूंगा, मैं यूक्रेन में हर महीने एक असिस्टेंस दूंगा इतने करोड़ का, तो उसने बोला है तो देना पड़ेगा क्योंकि दूसरी कंट्री उसके ऊपर डिपेंड हो गई है। तो ये क्या है स्टोपल। स्टोपल क्या है, आपने जो बात बोली आप मुकर नहीं सकते, आपने जो बात बोली आप मुकर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि दूसरा बंदा आप पे डिपेंड है, स्टोपल। नेक्स्ट, नीमो जुडेक्स कोसासो। क्या है ये टफ लग रहा है आपको, इजी है, इजी कर देंगे। कैसे, नीमो जुडेक्स, नीमो जुडेक्स, नीमो जुडेक्स इन कोसासो, नीमो जुडेक्स इन कोसासो, नीमो जुडेक्स इन कोसासो या इन कोसासोए, ठीक है। क्या है ये है कि नो वन अ जज इन ऑन केस, अपने ही केस में कोई जज नहीं हो सकता, मैच करने के लिए आए तो आप इसलिए निकाल लोगे। नीमो नहीं हो सकता, जुडेक्स जज, इन कोसासो अपने ही केस में, ऐसे मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है इसका ये मतलब है। नीमो नहीं हो सकता, जुडेक्स जज किस में, इन कोसासो अपने ही केस में, ऐसे करके याद रखना है, कैसे भी करके एग्जाम में क्वेश्चन से ही करना है ना। चलिए नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन, 4th नंबर का सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का जुडिशियल डिसीजन। हमें पता है आपने इंडियन पॉलिटी में काफी सारे केसेस पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे केशवानंद भारती केस, जैसे केसी पुट्टास्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो ये क्या है केसी पुट्टास्वामी केस, ये एक जजमेंट है, तो कोर्ट की कोई भी जजमेंट होगी वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनेगा आगे जाके, ठीक है। तो जुडिशियल डिसीजन यूज्ड एज अ मींस ऑफ डिटरमाइनिंग रूल्स फॉर लॉ, जो भी जुडिशियल डिसीजन होंगे, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजन हैं या जूरिस्ट वर्क्स हैं, जजमेंट्स हैं, ठीक है,
ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट है, या नेशनल कोर्ट, अलग अलग स्टेट के जो कोर्ट हैं उनकी जो डिसीजन है वो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स के तौर पे काम करेंगे। लास्ट है टीचिंग ऑफ मोस्ट हाईली क्वालिफाइड जूरिस्ट, जो बड़े बड़े जूरिस्ट रहे हैं, जैसे ओपेनहाइम की कोई टीचिंग है, ग्रोटियस जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन है, ग्रोटियस ओपेनहाइम, जिसने सबसे पहले एक डेफिनेशन दी थी 3C वाली, याद करो जरा, कस्टमरी, कन्वेंशन, सिविलाइज्ड स्टेट, या एनजीलोटी, ओपेनहाइम, ग्रोटियस, ये बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, इनकी राइटिंग्स जो हैं वो भी एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तौर पे काम करेंगी। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इनकी जो राइटिंग्स हैं ये सोर्स का काम करेंगी और अंडर आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इनको हम सब्सिडियरी मींस यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन रूल्स। तो ये थे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के सोर्सेज अंडर आर्टिकल 38 जो मेंशन थे। अब इनके अलावा भी हैं कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट हम यहां बात करेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट है कोई डिसीजन या रेजोल्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, मॉडर्न सोर्स कह सकते हैं आप इसको, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेजोल्यूशन है, यूएन जनरल असेंबली का कोई डिक्लेरेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई रूलिंग है, या एग्जांपल है जैसे फ्रेंडली रिजोल्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ 1970। तो ये जो डिसीजन या रेजोल्यूशंस होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ये जो हैं ये भी यूज किए जाते हैं एज अ सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, बट ये बाइंडिंग नहीं होते, ये जो हैं ये बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट, सॉफ्ट लॉ, पूछा जा सकता है सॉफ्ट लॉ क्या है। तो सॉफ्ट लॉ एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। क्या ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के आर्टिकल 38 के अंडर है? नहीं है। 2 सवाल। तीसरा क्या है, सॉफ्ट लॉ को समझो है क्या है। सॉफ्ट लॉ से लगता है आपको कि 2 तरह के लॉ होंगे, एक सॉफ्ट लॉ होगा, एक हार्ड लॉ होगा। तो जो 5 लॉ हमने पढ़े हैं ये हार्ड लॉ है, जैसे कन्वेंशन या ट्रीटीज हार्ड लॉ की एग्जांपल है, कस्टमरी लॉ हार्ड लॉ की एग्जांपल है, जुडिशियल डिसीजन हार्ड लॉ की एग्जांपल है, जूरिस्ट का जो बड़े स्कॉलर्स जो हैं उनकी राइटिंग हार्ड लॉ की एग्जांपल है। जो जो आर्टिकल 38 के अंडर मेंशन है वो हार्ड लॉ की एग्जांपल है। तो सॉफ्ट लॉ क्या है? हार्ड लॉ जो होते हैं ये बाइंडिंग है, ये मानने हैं, ये स्टेट के लिए बाइंडिंग है। स्टेट के लिए कौन सा लॉ बाइंडिंग है, सॉफ्ट लॉ या हार्ड लॉ? हार्ड लॉ। सॉफ्ट लॉ क्या है? ये नॉन बाइंडिंग रूल्स होते हैं, या प्रिंसिपल्स होते हैं, या डिक्लेरेशंस होते हैं, या गाइडलाइंस होती हैं, या ये स्टैंडर्ड होते हैं अडॉप्टेड बाय, या स्टेट अडॉप्ट कर रही है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को, रेगुलेशंस को, प्रिंसिपल्स को, डिक्लेरेशंस को, गाइडलाइंस को अडॉप्ट करती है, बट ये बाइंडिंग नहीं है। इनको सॉफ्ट लॉ कहते हैं। हार्ड लॉ से ये अलग है, जैसे हार्ड लॉ ट्रीटीज, कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन, ये हार्ड लॉ है और ये बाइंडिंग होते हैं। सॉफ्ट लॉ डज नॉट क्रिएट लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं बनाते, बट इनकी पॉलिटिकल और मॉरल अथॉरिटी होती है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948। तो मैच करने के लिए आ जाएगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 क्या है, ये सॉफ्ट लॉ है, हार्ड लॉ है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है, क्या है? तो ये सॉफ्ट लॉ की एग्जांपल है जो कि नॉन बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है हमारा क्या, इक्विटी, इक्विटी एंड एक्स एगो। कैसे याद रखेंगे इसको? एक्स एगो एट बोनो, एक्स ए गो एट बोनो, याद ऐसे रखेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्स एगो इक्विटी एंड एक्स एगो एट बोनो, क्या है ये अभी पता चल जाएगा। पहले इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, जस्टिस, रीजनेबल और अप्लाइड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। तो इक्विटी जो है ये किस में आएगा? इक्विटी जो है ये आर्टिकल 38 के अंदर आता है या नहीं, हैज लॉ है या नहीं है, ये लॉ है रिकॉग्नाइज्ड अंडर 31A, ये है, ठीक है। ऊपर हमने बात की थी, कहाँ? ये फर्स्ट वाले में आप देखो, जहां हमने इक्विटी की बात कहाँ की थी हमने? जनरल्स में, हाँ यहाँ। तो इक्विटी किस में आता है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ में आता है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इससे। तो इक्विटी जो है
वो आता है कहाँ, 38(1)(c) के अंडर आता है। इक्विटी मींस कोई केस फेयरनेस के बेसिस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको डिसीजन ले रहा है, फेयरनेस पे, जस्टिस के बेस पे, रीजनेबलनेस के बेस पे, ठीक है। इट इज नॉट आउटसाइड लॉ। इक्विटी क्या लॉ के अंदर है या बाहर है? लॉ के अंदर ही है ये, बट यूज टू इंटरप्रेट, ये इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग रूल्स टू अचीव जस्ट रिजल्ट, जस्टिस देने के लिए। कहाँ है ये? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38(1) जो हमने पढ़ा है उसके सी में है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन इंक्लूड इक्विटी। इक्विटी उसी में है, ठीक है। ये यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, सबको इक्वलिटी देनी है, बट इक्विटी तो वहां है। तो अब हम कैसे चीजें चलाएंगे अगर कोई हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जो लॉ के अंदर नहीं है? तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे ये एक्स एगो एट बोनो। एक्स एगो एट बोनो क्या है ये? डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस। ये डिसीजन भी फेयरनेस पे बेस है बट नॉट ऑन लॉ, ठीक है। इक्विटी लॉ पे बेस है, 31(c) के अंडर है। रिक्वायर कंसेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्स एगो एट बोनो का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इन जस्टिस एंड गुड फेथ। गुड फेथ तो हमें पता है प्रिंसिपल्स के अंडर आता है, जनरल प्रिंसिपल्स के अंडर आता है, बट एक्स एगो एट बोनो जो है ये 38 ये किस में मेंशन है? ये मेंशन है 38 के सेक्शन 2 में मेंशन है। क्या मेंशन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई भी केस डिसाइड कर सकता है फेयरनेस के बेस पे, इक्विटी के बेस पे, अगर दो पार्टीज एग्री हों। आर्टिकल 38 टू ICJ स्टैट्यूट। क्या है, समझ आया नहीं आया? कोई एक ऐसा केस है, कोई ऐसा केस है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास चला गया, हमने देखा उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए लॉ नहीं है, वो कहीं फिट नहीं बैठ रहा किसी रूल रेगुलेशन में। अब जस्टिस तो देना है, तो जस्टिस किस बेस पे दिया जाएगा? जस्टिस दिया जाएगा फेयरनेस के बेस पे, जस्टिस दिया जाएगा इन जस्ट एंड गुड फेथ के बेस पे, बट दोनों पार्टीज जो हैं वो एग्री होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए। किस आर्टिकल में ये बात लिखी है? आर्टिकल 32B ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट। ये इक्विटी से अलग है, ये अलो करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिसाइड करो कोई ऐसा केस जो लॉ से बाहर है और फेयरनेस और जस्टिस के बेस पे उसको डिसीजन देना है, बट फेयरनेस और जस्टिस के बेस पे देना है, साथ में एक चीज बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए। मेंशन इन आर्टिकल 38(2) ऑफ ICJ स्टैट्यूट, कोर्ट कैन डिसाइड, कोर्ट डिसाइड कर सकता है। क्या डिसाइड कर सकता है? एक्स एगो एट बोनो, एक्स एगो एट बोनो डिसाइड कर सकता है, मींस जजमेंट दे सकता है इन जस्टिस एंड गुड फेथ, ठीक है। अगर पार्टीज, दोनों पार्टीज आपस में सहमति रखें तो। कभी कभी रेयरली यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने एंड पे दिया है, बिकॉज स्टेट मोस्टली जो है, कोई भी स्टेट जो है वो चाहती है कि लीगल बेस पे हमें डिसीजन दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है। तो ये था क्या? एक्स एगो एट बोनो। आपको मैच करने के लिए आए तो क्या याद रखना है? एक्स एगो एट बोनो मींस इन जस्टिस एंड गुड फेथ, इन जस्टिस एंड गुड फेथ हमें डिसीजन देना है, हमें इंसाफ देना है, जस्टिस देना है। कैसे देना है? इक्विटी एंड गुड फेथ के बेस पे, आउटसाइड द लॉ देना है, बट एक कंडीशन है, दोनों पार्टीज सहमत होनी चाहिए, ठीक है। रेयरली यूज किया जाता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या पढ़ा हमने? सोर्स क्या है, कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट जो है उसके आर्टिकल 38(1) में है, याद रखना, 1 में है। तो जो इक्विटी है वो 1(c) में है, बट जो ये एक्स एगो एट बोनो है ये 38(1) में नहीं है, ये 38(2) में है, 38(2) में है। अगर पूछा जाए, टफ पेपर डाले तो पूछ सकता है। तो मेन सोर्सेज कौन से हैं 38(1) में? 5 ही हैं। कौन कौन से? ट्रीटीज, कन्वेंशंस, जनरल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल डिसीजन और जूरिस्ट के डिसीजन, ठीक है। एडिशनल उसके बाद हमने क्या देखा? यूएन रेजुलेशंस हो सकते हैं, सॉफ्ट लॉ देखा जो बाइंडिंग नहीं है, इक्विटी देखा हमने, इक्विटी बेसिकली ऊपर वाले के बीच में ही है, बट इक्विटी या गुड फेथ के बेस पे हमने ये देना है। ये क्या है? एक्स एगो एट बोनो। एक्स एगो एट बोनो क्या है? आपने जस्टिस देना है फेयरनेस के बेस पे, इक्विटी के बेस पे, बट ये आउटसाइड लॉ है और दोनों पार्टीज आपस में सहमत होनी चाहिए,
ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हम क्या पढ़ा, ट्रीटीज देखी हमने, इंटरनेशनल कस्टम्स देखे, जनरल प्रिंसिपल्स देखे, जुडिशियल डिसीजन देखे और जूरिस्ट देखे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कहाँ? आर्टिकल 31A में। इसके अलावा सप्लीमेंट्री सोर्सेज, यूएन रेजोल्यूशन और सॉफ्ट लॉ एंड एक्स एगो एट बोनो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 लेक्चर जो हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग देखा, नेचर देखा, बेसिस देखे और सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखे, इन दोनों के एमसीक्यूज हम लेकर आएंगे। ऑलमोस्ट टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कसर आपकी बची होगी ताकि वो निकल जाए, क्योंकि ये टफ है इंटरनेशनल लॉ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डिसाइडिंग रहते हैं। थैंक यू सो मच।